हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, आज अपन टॉपिक कवर करेंगे फ्रॉग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर में दिया हुआ है। पहले ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर उसमें एनिमल टिश्यू भी था और कॉकरोच और अर्थवर्म भी था, लेकिन अभी एनिमल टिश्यू के तो कुछ बेसिक पॉइंट जो हैं उतने ही रखे हैं और बाकी जो है वो उन्होंने फ्रॉग को रखा हुआ है। तो फ्रॉग से अभी रिसेंटली नीट 2026 में बात करें, 25 में बात करें, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जा रहे हैं। रीनीट हुआ, उसमें भी फ्रॉग से क्वेश्चन आए थे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफी हद तक मिलता जुलता है। कुछ बेसिक्स जो हैं वो इसके अलग हैं, बाकी फ्रॉग की फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है। प्रॉपर एनसीईआरटी के साथ में मैंने एक्सप्लेन किया है। जहां पर नेसेसरी एड ऑन मेंशन करने थे, जहां जरूरत थी एक्स्ट्रा चीजों की, वहां मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी इसके अंदर एड ऑन करी हैं। और आपको अगर पता हो तो जो आपके एनसीईआरटी है उसका क्यूआर कंटेंट जो है वहां पर फ्रॉग के कुछ एडिशनल नोट्स भी हैं। यानी कि आप अपने फोन से अपनी एनसीईआरटी का क्यूआर स्कैन करें, वहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा उसमें कुछ टॉपिक, कुछ 2-3 पेज जो हैं वो आपको एडिशनल मिल जाएंगे, डायग्राम्स के साथ में मिल जाएंगे। वो चीजें फ्रॉग की एडिशनल है, बट मैंने यहाँ स्लाइड में डाली है। तो टोटल 32 स्लाइड है, 2 पार्ट में अपन कवर करेंगे। पहला पार्ट जो है वो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले अगर फ्रॉग की बात करें तो आप एनिमल किंगडम के अंदर भी तो फ्रॉग के बारे में पढ़ते हो, एनिमल किंगडम के में भी फ्रॉग के बारे में पढ़ते हो। तो फ्रॉग जो है एनिमल किंगडम में कहाँ आता है? क्लास एम्फीबिया में आता है। ये डायग्राम देख रहे हो? तो फ्रॉग जो है वो क्लास एम्फीबिया में आता है। एनिमल किंगडम में अपने क्लासिफिकेशन कोऑर्डेट का अप टू क्लास तक है और नॉन कोऑर्डेट का फाइलम लेवल तक ही है। तो वहां जब अपन एम्फीबिया पढ़ते हैं तब भी फ्रॉग के बेसिक्स जो है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फ्रॉग को। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉग जो होते हैं वो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। पानी में फ्रेश वाटर, अब ये ध्यान रखें एक चीज तो, कि फ्रॉग जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर एनिमल का मतलब क्या हुआ? मरीन वाटर में नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। ये जो है ये मरीन वाटर में नहीं रहेगा, ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है। अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, ये जमीन पर भी रह सकता है। और अब यहां से 2 तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं कि फ्रॉग टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। तो टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन एक्वेटिक में 2 तरह की चीजें हो जाती हैं, एक तो फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर हो गया। तो मरीन वाटर जो होगा वो फ्रॉग के लिए सुटेबल नहीं होगा। फ्रॉग जो मिलेगा आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे फ्रॉग का तो क्लास एम्फीबिया का है, फाइलम कोर्डेटा है, ठीक है। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कोर्डेटा। इसमें एक चीज आप और एड ऑन कर सकते हो, अगर अपन सुपर क्लास को लें, ठीक है, अगर सुपर क्लास लें तो इसकी सुपर क्लास क्या होती है? सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है तो इसकी सुपर क्लास टेट्रापोडा होती है, ठीक बात। फिर आगे लिखता है मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया के अंदर मिलती है वो कौन सी है? वो है राना टिग्रीना। यानी इंडिया में मिलने वाली कॉमन फ्रॉग, जो फ्रॉग की कॉमन स्पीसीज है वो राना टिग्रीना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 सिंपल सिंपल सवाल हो गए। एक तो ये कैसा है? एम्फीबिया। एम्फीबिया का मीनिंग ही क्या होता है? जो ड्यूअल हैबिटेट को फॉलो करते हो, जो जमीन पर भी रह सकते हो और जो पानी में भी रह सकते हो। फिर पानी में ध्यान रखना है कि पानी में ये फ्रेश वाटर ही है। क्लास इनकी एम्फीबिया, फाइलम कोर्डेटा, सुपर क्लास इनकी टेट्रापोडा, कॉमन स्पीसीज जो है वो राना टिग्रीना। लेक्चर के साथ ही चीजें याद कर लेना, ठीक है, इजी रहेंगी। फिर उसके बाद में दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब ये किस तरह के होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कैसे हैं ये? कोल्ड ब्लडेड। या इनको और टर्म इसके लिए क्या यूज करी जाती है? इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है पोई किलोथर्म्स। क्या यूज करी जाती है? पोई किलोथर्म्स। तो जो पोई किलोथर्म्स होते हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसका मीनिंग ये होता है जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली रेगुलेट नहीं कर सकते। यानी इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलेगा, बाहरी वातावरण का तापमान बदलेगा,
उसी तरह से इनके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में भी बदलाव आएंगे, चेंजेज आएंगे। तो ये क्या लिखता है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज, मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाता है, बदलता जाता है। सच एनिमल कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकिलोथर्म्स, तो इन्हें पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फ्रॉग के कलर में चेंजेज आता है जब वो ग्रास पर होते हैं या फिर ड्राई लैंड पर होते हैं, यानी कि अगर वो जमीन पर होंगे या फिर घास में होंगे, सूखी मिट्टी पर होंगे तब, और जब वो घास में होंगे तब इनके कलर में चेंजेज आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ चीजों को कंफ्यूजिंग रखती है। कंफ्यूजिंग कैसे रखती है, जैसे इसने लिखा है कि दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को बोलते हैं मिमिक्री। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है एक्चुअल में। मिमिक्री और कैमोफ्लेज जो होती है वो होती है ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेना। मिमिक्री होती है किसी दूसरे एनिमल को कॉपी करना, ठीक है, मिमिक्री होती है किसी दूसरे एनिमल को कॉपी करना। हिंदी में कैमोफ्लेज को छद्मावरण बोलते हैं और मिमिक्री को बोलते हैं अनुहरण या अनुकरण बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। मिमिक्री जो है वो किसी अदर एनिमल को कॉपी करने जैसा है, और कैमोफ्लेज अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंडिंग करना, उसके जैसा हो जाना। बट एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को ही मिमिक्री कहते हैं। तो इसने सराउंडिंग को मिमिक करने के रेफरेंस में लिखा है। जैसे ये वाला देखिए, आप फोटोग्राफ देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर ये ग्रासेस में है, लीव्स पर है तो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया। यहां पर ये ड्राई लैंड में है तो ये ब्राउनिश हो गया। यहां ये कुछ लीव्स और कचरा जैसे पड़ा हुआ है तो ये उसके जैसा हो गया। तो कलर चेंज फॉर कैमोफ्लेज, जहां मैंने ब्रैकेट में मिमिक्री डाल दिया क्योंकि एनसीईआरटी में मिमिक्री इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि किस तरह से इसके अंदर कलर चेंज हो रहे हैं। तो जहां जहां पर अपने को नीड है डायग्राम्स की, वहां मैंने डायग्राम भी एड ऑन किए हैं। फिर अगर ये बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता तो बहुत ज्यादा पीक विंटर में, पीक समर में फिर क्या होता है, इसका बहुत तेज गर्मियां जब होती हैं उस टाइम, बहुत तेज सर्दियां जब होती हैं उस टाइम, तो उस समय आप ये जो होता है ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। तो यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब आपको मेंढक नहीं दिखेंगे, और बहुत ज्यादा ठंड होगी तब भी आपको मेंढक नहीं दिखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान ये क्या करते हैं, दे टेक शेल्टर इन डीप ब्रोच, यानी गहरे बिल में चले जाते हैं ये, और खुद को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचाते हैं। तो समर स्लीप यानी कि गर्मियों में इनका इनएक्टिवेट हो जाना क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है, और सर्दियों में इनका इनएक्टिवेट हो जाना विंटर स्लीप हाइबरनेशन कहलाता है। ये भी दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो यहां देखिए, ये समर के अंदर और ये विंटर में, तो ये अपने आप को बिल के अंदर छुपा लेते हैं और वहां पड़े रहते हैं। उस दौरान इनकी मेटाबॉलिज्म सिर्फ उतनी ही हो रही होती है जितनी इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सर्वाइवल इन द सेंस कि जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए, बस उतनी ही मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। बाकी सब चीजें जो होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं जब वापस फेवरेबल कंडीशन। तो फिर अब ये बात आती है कि फेवरेबल कंडीशन, रेनी सीजन, मानसून का टाइम जो होता है, बरसात का टाइम जो होता है, वो इनका रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, उस दौरान ये मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आपने कभी फ्रॉग की स्किन को टच किया है? अगर आपने फ्रॉग की स्किन को टच किया है तो आपने ये देखा होगा कि द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों है? म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि स्किन पर म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और म्यूकस जो है वो स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करती है, तो चिकनी होती है, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन मतलब कि नम होगी, आर्द्र होगी, मॉइस्चर कंटेनिंग होगी। इसके पीछे एक रीजन ये भी है क्योंकि ये रेस्पिरेशन भी स्किन से करते हैं, और आप ये नोटिस करेंगे कि जितने भी तरह के रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं हायर एनिमल्स के अंदर,
वो मॉइस्चर कंटेनिंग है। इवन हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो भी मॉइस्चर कंटेनिंग है। तो स्किन मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, मॉइस्ट कंडीशन में रहती है। अब मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि ये एक्सटर्नली कैसे अपीयर होता है। फ्रॉग जो है वो दिखने में बाहर से कैसा दिखता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक्सटर्नल फीचर को। तो अब यहां पर इसने मेंशन किया है कि इसकी जो डोर्सल साइड होती है वो ओलिव ग्रीन होती है और डार्क इररेगुलर स्पॉट होते हैं। वेंट्रल साइड जो होती है वो पेल येलो होती है। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, डोर्सल किसको कहते हैं और वेंट्रल किसको कहते हैं। जैसे अपन अपनी बॉडी के हिसाब से अगर बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर हमारा जो ये फ्रंट है ये हमारा वेंट्रल है, और हमारी जो ये बैक है ये वाला डोर्सल है। हम टेट्रापोड है ना, ये अपने तो फोर लिम्स जो है वो फ्री हो गए, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते थे, चारों का यूज करते थे। तो चारों का यूज करते मतलब मैं अब ऐसे तो करके क्या बताऊं, बट अगर अपन फोर लिम्स का यूज करते तो अपनी वेंट्रल किस साइड होती, टुवर्ड द अर्थ होती, और अपनी डोर्सल किस साइड होती, ऊपर की तरफ होती। तो ठीक उसी तरह से इसकी जो है, इसके लिए भी सेम ही चीज होगी। इसके लिए ये वाली सरफेस जो है ये सरफेस है डोर्सल, ये सरफेस कैसी है, डोर्सल है। और इसकी ये वाली सरफेस जो है ये वाली सरफेस है वेंट्रल। तो जो जमीन की तरफ वाली होगी वो क्या होगी, वेंट्रल होगी। तो डोर्सल सरफेस जो है वो कैसी है, ओलिव ग्रीन है, आप देख सकते हैं, और डार्क इररेगुलर स्पॉट्स है। तो आप इसकी सरफेस पर स्पॉट देख सकते हैं, इससे पहले वाले डायग्राम में और क्लियर विजिबल है। ये देखो ये ओलिव ग्रीन है, ठीक है, और डार्क इररेगुलर स्पॉट है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है स्पॉट का। ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। फिर वेंट्रल साइड पेल येलो होगी। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीते। ये एक बेसिक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है। पानी, फ्रॉग जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मतलब आपको ये पता है कि फ्रॉग जो है वो कभी भी पानी नहीं पीते, नेवर ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीते हैं। मेंढक जो होते हैं वो वाटर को अपने स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनकी स्किन हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। तो इनकी स्किन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा ये स्किन से रेस्पिरेशन भी करते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज भी स्किन के थ्रू होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्किन के थ्रू ही होता है। दे नेवर ड्रिंक वाटर। बात क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। हेड बोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा, अपन बॉडी के हिस्से जो है हेड रीजन को सेफेलिक बोलते हैं, ठीक है। नेक रीजन सर्वाइकल हो गया, चेस्ट वाला थोरेसिक हो गया, और स्टमक वाला एब्डोमिनल हो गया, और उससे लोअर पेल्विक रीजन हो गया, और फिर लिम्स हो गए। ये बेसिक है। फ्रंट हमारा वेंट्रल हो गया, बैक हमारा डोर्सल हो गया, साइड हमारी लेटरल हो गई। क्लियर है। इनमें नेक और टेल नहीं होती, मतलब सर्वाइकल नहीं होगा, और टेल रीजन या कोडल रीजन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें हेड और ट्रंक होंगे। ट्रंक के अंदर क्या है, एब्डोमेन और थोरेसिक दोनों को मिला दें तो ये ट्रंक है। आपने हिंदी में सुना होगा ना, सर धड़ से अलग कर दिया, पुरानी राजा महाराजाओं के टाइम युद्ध की कहानियां जो थी, तो सर धड़ से अलग कर दिया, वो धड़ जो है वो ट्रंक है, और हेड आपको पता ही है। तो नेक और टेल इनके अंदर देखने को नहीं मिलती। नेक और टेल जो, नेक एंड टेल जो है वो दोनों की दोनों एब्सेंट होगी। माउथ के ऊपर आपको पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल मिलेंगे, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, ये ध्यान रखें। इसमें क्या मिलेंगे, ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, एक जोड़ी नेजल ओपनिंग होगी। आइज जो होती है ब्लस्ड, ब्लस्ड मतलब बाहर की तरफ निकली हुई, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जो पानी के अंदर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारी तरह से, इस तरह जैसे हमारी पलकें हैं ना, उस तरह से आंखों पर पलकें नहीं होती हैं इनमें। इनमें सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आंखें बाहर की तरफ निकली हुई है, ब्लस्ड आउट है, कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन, पानी के अंदर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर कान जो होंगे वो क्या होंगे, ऑन ईदर साइड ऑफ आईज, यानी दोनों तरफ आपको इसके क्या मिलेंगे, ईयर ओपनिंग जो होगी। ईयर ओपनिंग मतलब हमारी तरह से बाहर कान नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनम मेम्ब्रेन होती है, यहां पर इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। तो इनके अंदर इधर साइड ऑफ आईज, आंखों के दोनों तरफ जो होंगे, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम देखने को मिलेगी, और वही जो है
ईयर को रिप्रेजेंट करती है और साउंड सिग्नल को रिसीव करती है। मतलब हमारी तरह से ऐसे ईयर पिन्ना इनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ईयर पिन्ना फ्रॉग में एब्सेंट होंगे। तो फ्रॉग में ईयर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? टिम्पेनम मेम्ब्रेन करेगी। फिर फोरलिम आगे वाले पैर जो होते हैं और हिंडलिम ये क्या करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, लीपिंग में हेल्प करते हैं और ब्रोइंग बिल खोदने में हेल्प करते हैं। तो स्विमिंग तैरना, ठीक है, वॉकिंग चलना, मेंढक वॉक कर रहा है, और लीपिंग, लीपिंग किसको बोलते हैं? और ब्रोइंग बिल खोदना। कमेंट में बताइएगा कि लीपिंग किसको कहते हैं। ज्यादा नहीं तो गूगल सर्च तो कर ही लोगे। तो ये फंक्शन होते हैं इसके लिम्स के। तो हैंड लिम्स, इसमें 5 डिजिट मतलब 5 अंगुलियां होती हैं। पीछे वाले पैर जो होते हैं उसमें कितनी अंगुलियां देखने को मिलेंगी? 5 अंगुलियां देखने को मिलेंगी, 5 डिजिट्स मिलेंगी। दे आर लार्जर, ये पैर बड़े हैं, मस्कुलर हैं। किसके कंपैरिजन में? 4 लिम्ब के कंपैरिजन में। 4 लिम्स में 4 डिजिट ही होती है। आगे वाले पैरों में 4 अंगुलियां हैं, पीछे वाले पैरों में 5 अंगुलियां हैं। पीछे वाले पैर ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा मस्कुलर है। क्लियर? दे हैव वेब्ड डिजिट। वेब्ड डिजिट मतलब अंगुलियों के बीच में ऐसे, जैसे अपने तो अंगुलियों के बीच में स्पेस है, इनके अंगुलियों के बीच में स्पेस नहीं होता। इनके अंगुलियों के बीच में क्या देखने को मिलेंगे? मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी, वेब्ड फिट मिलेंगे, ताकि स्विमिंग करने में, तैरने में हेल्प मिले। जैसे डक, बतख जो होती है उसमें भी वेब्ड फिट होते हैं। तो दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो यहां पर जो है वो 5 डिजिट है हिंड लिम्ब में, 4 डिजिट है 4 लिम्स के अंदर। ये वैसे भी याद कर लो, 4 लिम्ब 4 डिजिट, ठीक है। पीछे वाले पैर ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा मस्कुलर हैं, फिट इसके वेब्ड डिजिट होती हैं, फिट में स्विमिंग में हेल्प करती हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलती है फ्रॉग में। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या हुआ? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि सेक्स, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग देख सकते हो आप। जैसे ह्यूमंस में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। ह्यूमंस में 2 ही तो फॉर्म है, कौन सी? मेल और फीमेल। डाइमॉर्फिज्म मतलब 2 तरह की मॉर्फोलॉजी, 2 तरह की एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ये मेल है, तो मेल के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल शेक होते हैं, जैसा इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल शेक देखने को मिलेंगे। वोकल शेक फीमेल में नहीं है, वोकल शेक फीमेल में नहीं है। बात समझ में आ रही? फिर कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। मेल के अंदर 4 लिम्ब यानी आगे वाले पैर की फर्स्ट डिजिट पर, आगे वाले पैर की पहली उंगली पर आपको क्या मिलेगा? कोपुलेटरी पैड मिलेगा। जबकि फीमेल के अंदर कोपुलेटरी पैड देखने को नहीं मिलता। ये जो डायग्राम मैंने लिए हैं ये उस क्यूआर कोड कंटेंट से लिए गए हैं। ये सीधा एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन क्यूआर कोड कंटेंट में ये वाले डायग्राम दिए हुए हैं कोपुलेटरी पैड वाले। न्यूप्सियल पैड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूप्सियल पैड, इससे रिलेटेड मतलब। तो क्या कोपुलेटरी ऑर्गन गैमीट ट्रांसफर करता है? नहीं, गैमीट ट्रांसफर, यहां ध्यान रखना, फ्रॉग में कोपुलेटरी पैड से गैमीट ट्रांसफर नहीं होते। फ्रॉग के अंदर कोपुलेटरी पैड का मीनिंग या जो रोल होता है वो फीमेल को होल्ड करना होता है, ना कि गैमीट ट्रांसफर करना। ये ध्यान रखना। अपने फैक्ट देखना कि फ्रॉग के अंदर कोपुलेटरी पैड गैमीट ट्रांसफर नहीं करता, डायरेक्टली गैमीट ट्रांसफर नहीं करता। तो ये फीमेल को होल्ड करता है, उसको लीपिंग बोलते हैं, सॉरी अपने एम्फ्लेक्सस बोलते हैं। हाँ, एम्फ्लेक्सस ही कहा जाता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखता है। तो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखता है एंड देन क्लोएका से गैमीट रिलीज होते हैं। इसमें बॉडी के अंदर गैमीट थोड़ी रिलीज हो रहे हैं, ट्रांसफर थोड़ी हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल है, तो फीमेल भी एक्सटर्नली रिलीज करेगी एग, मेल भी एक्सटर्नली रिलीज करेगा एग। तो फिर कोपुलेटरी पैड का क्या काम है? कोपुलेटरी पैड का काम है फीमेल को होल्ड करके रखना। अगेन आई रिपीट इट, ये चीज ध्यान में रखें कि मेल फ्रॉग में कोपुलेटरी पैड होते हैं, फीमेल फ्रॉग में कोपुलेटरी पैड नहीं होते। और फ्रॉग के अंदर कोपुलेटरी पैड का रोल गैमीट ट्रांसफर करना नहीं है, फीमेल को होल्ड करके रखना होता है। समझ गए? ओके देन। तो ये 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी है कि साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल शेक होना और
कोपुलेटरी पैड होना। नेक्स्ट में ये ले एनाटॉमी की बात अगर करें अपन, तो बॉडी कैविटी जो होती है फ्रॉग की अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल जाएगा, सर्कुलेटरी मिल जाएगा, नर्वस मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा। ये सारे के सारे सिस्टम वेल डेवलप होते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच मीन्स इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फीचर जो है वो ह्यूमंस की तरह प्रॉपर डेवलप होते हैं। हाँ, कुछ एक चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन में अपन देखेंगे, बट बाकी मोस्ट ऑफ दी जो सिस्टम है इसके अंदर वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो वेल डेवलप होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मिलेगा आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगी आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमंस के अंदर भी तो आप ऐसा ही देखते हो कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी छोटी होती है। अब आप रीजन बता सकते हैं, रीजन तो लिखा हुआ है वैसे, बट एलिमेंट्री कैनाल छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं बच्चों वो कार्निवोरस होते हैं। फ्रॉग कैसे होते हैं? फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं। अब ये चीज आती है यहाँ पर कि फ्रॉग कार्निवोरस है तो एलिमेंट्री कैनाल छोटी क्यों हुई? एलिमेंट्री कैनाल छोटी इसलिए हुई क्योंकि नॉन वेज को डाइजेस्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू वेज फूड के। क्योंकि वेज फूड यानी प्लांट बेस्ड फूड जो होता है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर फाइबर बहुत ज्यादा होंगे तो डाइजेशन में टाइम लगेगा, और डाइजेशन में टाइम लगेगा तो डाइजेशन स्लो भी होगा, डाइजेशन ज्यादा टाइम भी चाहिए होगा, तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ भी ज्यादा होगी, तभी वो वहां पर पॉसिबल हो पाएगा उतना लंबे टाइम तक स्टे करना। तो हर्बीवोर के अंदर जनरली एलिमेंट्री कैनाल लॉन्गर होती है और कार्निवोर्स के अंदर जनरली एलिमेंट्री कैनाल शॉर्टर होती है। बात समझ में आई? माउथ जो है, माउथ आगे ओपन होगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी आगे किस में ओपन होगी? फेरिंग्स में, और फेरिंग्स आगे इसोफेगस के अंदर। ये सीक्वेंस है। ये क्या कह रहा है? माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी दैट लीड टू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस ये हो गया कि माउथ, माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में क्या आ जाएगी? बक्कल कैविटी के बाद में आ जाएगी फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में क्या आ जाएगी? फेरिंग्स के बाद में आ जाएगी इसोफेगस। क्लियर है ये बात? फिर इसोफेगस एक छोटी ट्यूब होती है। इसोफेगस क्या है? इसोफेगस एक छोटी ट्यूब है। ये ओपन होगी आगे किस में? स्टमक के अंदर। इसोफेगस आगे स्टमक में ओपन होगी, स्टमक आगे ओपन होगा इंटेस्टाइन में, रेक्टम, और फाइनली ओपन होगा क्लोएका के अंदर। तो सीक्वेंस यहां पर बना दिया। ये रहा पूरा फ्लो चार्ट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, और अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो चैनल के अबाउट में दे रखे हैं, या आप टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना। बायोग्रेड्स नाम से चैनल है, मैंने लिंक डाल रखा है टेलीग्राम का भी, तो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो माउथ हो गया, माउथ आगे बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी आगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे इसोफेगस में, इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब है, आगे स्टमक में, इंटेस्टाइन भी शॉर्ट है क्योंकि कार्निवोरस होते हैं, रेक्टम के अंदर, और क्लोएका में, और क्लोएका जो होगा वो क्या होगा? आगे चलकर ओपन होगा। समझ आ रही है बात यहां तक? फिर ये ओवरऑल इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में आप कैसे समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को? ये बार बार रिपीट करवाऊंगा मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप यहां से समझे। ये इसोफेगस है, इसोफेगस, यहां डाइजेस्टिव ग्लैंड आ गई, लीवर, लीवर के एसोसिएटेड क्या आ गया? गॉल ब्लैडर। फिर इसोफेगस आगे किस में ओपन हुई? स्टमक के अंदर, ये स्टमक आ गया। ये फिर क्या आ गई? इंटेस्टाइन आ गई। इंटेस्टाइन आगे चलकर रेक्टम, रेक्टम जनरली वाइडर है, और ये फाइनली किसके अंदर ओपन हो गया? आगे चलकर क्लोएका के अंदर ओपन हो गया। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इसका यहां पर प्रेजेंट है। ये यूरिनरी ब्लैडर बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है ना। ठीक है, इसकी बात अपन जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक की देख रहे हैं। तो इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट मैंने यहां भी करवा दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आ गई, तो आगे ये बात लिखते हैं कि लीवर जो होता है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर क्या सिक्रीट करेगा? लीवर सिक्रीट करेगा बाइल, और बाइल स्टोर कहां होगा? बाइल स्टोर होगा गॉल ब्लैडर के अंदर।
पेनक्रियाज है दूसरी ग्लैंड, ये भी क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रिएटिक जूस में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो फूड का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम है। फूड जो होगा वो कैप्चर किया जाता है बाइलॉब्ड टंग से। तो इसकी जीभ जो होती है वो बाइलॉब्ड होती है, इनका ब्लेडर जो होता है वो भी बाइलॉब्ड होता है। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो बाइलॉब्ड टंग जो होती है वो शिकार को पकड़ने और होल्ड करने का काम करती है, हेल्प इन कैचिंग एंड होल्डिंग द प्रे। फिर डाइजेशन कैसे हो रहा है, डाइजेशन स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक टर्म यूज करी जाती है स्टमक के लिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक रीजन स्टमक रीजन है। गैस्ट्रिक जूस, जो डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक में प्रेजेंट है उसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, अपने स्टमक के अंदर छाले पड़ जाना, म्यूकस जो है वो डैमेज हो जाना, वो गैस्ट्रिक अल्सर है। तो गैस्ट्रिक टर्म यूज करी जाती है स्टमक के लिए। तो वहां पर क्या मिलेगा, HCl और गैस्ट्रिक जूस मिलेगा। और ये सीक्रेट कहां से होगा, वॉल ऑफ स्टमक। तो स्टमक की वॉल में क्या होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगी। स्टमक की वॉल में क्या होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पार्शली डाइजेस्टेड, भाई कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं होगा स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं होगा। तो स्टमक में पार्शली डाइजेशन हुआ। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होगा स्टमक में उसे काइम बोलते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक में काइम कहा जाता है। और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो उसको काइल बोलते हैं। ठीक है, ये तो है काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलेंगे काइल। काइल लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो होगा काइम। पास फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से ये पास होगा, एंड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और उस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ड्यूडिनम। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या लिया जाता है, ड्यूडिनम, हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। तो काइम जो होगा, काइम इज ए सेमी फ्लूइड पार्शली डाइजेस्टेड फूड। काइम इज ए सेमी फ्लूइड पार्शली डाइजेस्टेड फूड। फिर आगे देखिए, ड्यूडिनम जो होती है, ड्यूडिनम के पास में बाइल आएगा। बाइल किसने प्रोड्यूस किया था, लीवर ने। स्टोर किसने किया था, गॉल ब्लेडर ने। और ड्यूडिनम में एक तो बाइल आएगा, दूसरा आएगा ड्यूडिनम में पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस कहां से आएगा, पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियाज से आएगा। तो जो कॉमन डक्ट होगी, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये देखो। ठीक है, तो इधर से बाइल डक्ट आ रही है, गॉल ब्लेडर है ये। ठीक है, गॉल ब्लेडर से बाइल यहां आया, इधर ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज से आ गई, और गॉल ब्लेडर से आने वाली डक्ट और पेनक्रियाज डक्ट ने मिलकर क्या बना दी, कॉमन बाइल डक्ट बना दी। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो किस में ओपन हो रही है, कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडिनम में ओपन हो रही है। और ड्यूडिनम क्या है, ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। सही है, क्लियर हुआ, सही बात। बाइल क्या करेगा, बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब बात आती है कि फैट का इमल्सिफिकेशन होता क्या है। फैट इमल्सिफिकेशन बोलते हैं बच्चों, जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल होते हैं उन्हें स्मॉलर में तोड़ना, ताकि लाइपेज जो है, लाइपेज फैट डाइजेशन करने वाला एंजाइम, वो प्रॉपर तरीके से उस फैट पर काम कर सके। तो लार्जर फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये इमल्सिफिकेशन बाइल करता है। पेनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो बाइल का क्या रोल हुआ, फैट, और पेनक्रिएटिक जूस का क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करना। फाइनल डाइजेशन किसमें होगा, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है। इंटेस्टाइन में न्यूमेरस मतलब बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं, और कहां होते हैं, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक फोल्ड देखने को मिलेंगे, उन फोल्ड को बोलते हैं विलई। ध्यान रखें, विलई और माइक्रो विलई अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो विलई तो ये है, ये देखो इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, ये फिंगर लाइक फोल्ड आपको दिख रहे हैं, ये हैं विलई। माइक्रो विलई क्या होंगे, माइक्रो विलई, इन विलई के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। यानी कि अगर मैं इनको डिजाइन करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान दें, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसके पास दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। तो इस सेल की ये जो फोल्डिंग है ना मेम्ब्रेन की, ये फोल्डिंग माइक्रोविलाई है।
ये देखो, ठीक है। तो माइक्रोविलाई क्या होंगे, माइक्रोविलाई ये वाले फोल्ड होंगे, समझ के बात। और पूरे के पूरे यानी माइक्रोविलाई सेलुलर प्रोजेक्शन है, और जो विलई है ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। ये एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल ने मिलकर बनाया हुआ है, फोल्डिंग है। और यानी विलई जिन सेल से मिलकर बने हुए हैं, उन सेल के ऊपर जो सेलुलर मेम्ब्रेन के फोल्ड होंगे उन्हें माइक्रोविलई कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि माइक्रोविलई हो गए और विलई हो गए, ठीक है। तो टीनी प्रोजेक्शन ऑन विलई, उन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोविलई कहेंगे। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा, फिंगर लाइक फोल्ड जो इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विलई एंड माइक्रोविलई कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होंगे वो मूव करेंगे कहां से कहां वो आगे रेक्टम में जाएंगे, और रेक्टम के बाद में आगे कहां जाएंगे, क्लोएका के अंदर जाएंगे, और क्लोएका से फाइनली इनको रिलीज आउट कर दिया जाएगा। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखें, एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि फ्लो क्या है फूड का। फूड का फ्लो है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। और क्लोएका जो होगा वो आउटसाइड ओपन हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट में आता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। फ्रॉग में 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है। 3 तरीके से कौन कौन से होता है, फ्रॉग के अंदर बक्कल कैविटी से, स्किन से और लंग्स से, तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होता है। डिटेल में बात करते हैं। डिटेल मैंने डायग्राम यूज किए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, डायग्रामेटिक पोर्शन जो है वो नहीं दे रखा है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड और वाटर दोनों में, दो अलग अलग मेथड से, ठीक है। लेकिन एक मेथड कॉमन होता है, और वो जो कॉमन मेथड होता है ना, जो पानी में भी है और जो लैंड में भी है, वो कॉमन मेथड होता है स्किन, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये आगे मैंने यहां मेंशन भी कर रखा है। पानी में ये क्या करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। स्किन जो है एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर तो होगी ही होगी, ठीक है। तो क्योंकि पानी में और कोई मेथड ही नहीं है, तो वाटर के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि स्किन बहुत ही थिन है, मॉइस्चर कंटेनिंग तो है ही, वैसे भी पानी में है तो मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और हाईली वेस्कुलराइज्ड है। हाईली वेस्कुलराइज्ड होने का मतलब ये होता है कि बॉडी में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। स्किन में ब्लड, बॉडी में नहीं, स्किन में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ये यहां पर क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। होता पैसिवली है, एक्टिवली नहीं होता, एनर्जी नहीं लगती। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। कैसे होता है देखो, डिसॉल्व O2 इन वाटर, ये सीधी स्किन के अंदर एंटर करती है। स्किन जो है विद रिच ब्लड कैपिलरीज, स्किन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, इसीलिए ये बोला जाता है कि स्किन ऑफ फ्रॉग इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। फ्रॉग की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई वाली होती है, और CO2 जो होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाटर में देखने को मिलता है। फिर ऑन लैंड, जमीन पर ये बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स, स्किन आ गया ना कॉमन, पानी में भी स्किन काम आ रही है और जमीन पर भी स्किन काम आ रही है। लेकिन जमीन पर बक्कल कैविटी भी यूज होती है और लंग्स भी यूज होते हैं। तो बक्कल कैविटी के थ्रू जो होने वाला गैसेज एक्सचेंज होता है उसको बक्कोफेरेंजियल बोलते हैं। स्किन के थ्रू क्यूटेनियस हो गया, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि ये बक्कल कैविटी से कैसे करता है। बच्चों फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉग में देखने को मिलेगा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। फ्रॉग में डायफ्राम नहीं होता, ध्यान से सुनना, फ्रॉग में डायफ्राम नहीं होता, हमारे अंदर डायफ्राम होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो इसको हमने क्या बोला, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहा। बात समझ में आई। फ्रॉग में ऐसा नहीं है, फ्रॉग इस तरह से एरिया नहीं बढ़ा पाता। फ्रॉग पहले एयर को अपनी बक्कल कैविटी में लेता है नॉस्ट्रल के थ्रू, फिर बक्कल मुंह बंद करता है और पुश्ड इनटू लंग्स,
वो एयर को लंग्स में धकेलता है, पुश करता है। तो उस दौरान जब उसने बक्कल कैविटी में एयर भर रखी होती है ना, तो इसकी बक्कल कैविटी भी हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। हमारी बक्कल कैविटी भी वेस्कुलराइज्ड है, लेकिन हमारी बक्कल कैविटी में गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, बट फ्रॉग की बक्कल कैविटी में गैसेज एक्सचेंज हो जाता है। अब इस बात का क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है कि हमारी बक्कल कैविटी, आपने देखा होगा बहुत बार डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसी टेबलेट देते हैं जो हमें टंग के नीचे या टंग के ऊपर रखनी होती है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना यहाँ पर। फिर जितने भी लोग जो हैं वो अपने जो टोबैको प्रोडक्ट कंजप्शन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, गुटखा जर्दा वगैरह, तो ये अब बकल कैविटी में ही दबा के रखते हैं, पान मसाला। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बक्कल कैविटी एब्जॉर्ब कर रही है। तो वेस्कुलराइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में भी है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है। फ्रॉग की बक्कल कैविटी भी हाईली वेस्कुलराइज्ड है, बट फ्रॉग बक्कल कैविटी के थ्रू गैसेज एक्सचेंज भी कर सकता है। तो फ्रॉग की बक्कल कैविटी भी गैसेज एक्सचेंज में काम आती है, फ्रॉग के लंग्स भी गैसेज एक्सचेंज में काम आते हैं, फ्रॉग की स्किन भी गैसेज एक्सचेंज में काम आती है। लंग्स जमीन पर है, स्किन जमीन और पानी दोनों में। क्लियर हो गया? तो ये तो एस्टिवेशन हाइबरनेशन की, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के अंदर सिर्फ स्किन ही काम आती है। ठीक है, तो यहां देखिए, द रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड, इलोंगेटेड लंबे हैं, यहां पर डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। इलोंगेटेड, कलर क्या है, कलर पिंकिश कलर होता है इनका। कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। फिर अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, ट्रंक रीजन को हम क्या कह सकते हैं? थोरेसिक। अपर ट्रंक क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एब्डोमेन और थोरेसिक को मिलाकर ट्रंक बोलते हैं। तो लोअर एब्डोमेन हो गया, ऊपर थोरेसिक हो गया। तो थोरेक्स में एयर एंटर थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू बक्कल कैविटी एंड देन इनटू द लंग्स, लेकिन ध्यान रखें पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, तो फ्रॉग जो होते हैं वो नम जगहों पर, सूखी जगहों पे नहीं, मड में, कीचड़ में और ऐसी गीली जगहों पर क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, देन उनके अंदर घुस जाते हैं। फ्रॉग ब्रोज इन मड ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। तो इससे क्या होता है, ये अपने आप को पीक या मतलब बहुत ज्यादा ठंड से, बहुत ज्यादा गर्मी से बचा पाते हैं। गैसेज एक्सचेंज हाइबरनेशन में भी स्किन से होता है, गैसेज एक्सचेंज एस्टिवेशन के अंदर भी स्किन से ही हो रहा होता है। बात क्लियर हुई? तो ये है बच्चों फ्रॉग का रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी अबाउट जो है ये लेक्चर 37-38 मिनट के आसपास हो गया है, अपन 2 लेक्चर मिलेंगे, आधा कंप्लीट कर लिया है इसकी, 15-16 स्लाइड जो है वो कवर अप हो गई है। बची हुई स्लाइड जो होंगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको जो भी डाउट आ रहे हैं, ध्यान से सुने, पहले भागा मत करो ऐसे, जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, आप भले ही कोचिंग में डिस्कस कर लेना, क्लासेस के बाद में या ब्रेक के अंदर डिस्कस कर लेना, और जो आउटसाइड है, बाहर से जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अदरवाइज मैं व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करा दूंगा, वहां पर भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं। नोट्स जो है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।